नमस्कार, एक नया दिन और सीधी बात का एक नया अंक लेकर मैं विवेक सूरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती रही हैं और यही कारण है कि भारत विकास की नई गाथाएं लिखता जा रहा है। और यही कारण है कि भारत आज पूरा विश्व भारत को सम्मान की दृष्टि से देखता है और कहीं ना कहीं वैश्विक डिसीजन मेकिंग में भारत की एक बहुत बड़ी दावेदारी है। यूं तो अभी हाल ही में भारत ने अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाया और अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो समय के साथ साथ जिन कदरों को लेकर, जिन वैल्यूज़ को लेकर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया था, जिस आज़ादी के लिए, उस आज़ादी को तो हमने पा लिया है। लेकिन अगर लोकतंत्र के मूल्यों की अगर बात करें तो समय के साथ साथ कितना इसमें हमने आगे बढ़े हैं और वर्तमान समय में क्या हमें मान के चलें कि जो लोकतंत्र की कदरें हैं हमारे अंदर और भी सुदृढ़ होती जा रही हैं। यही आज की सीधी बात, और उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट पैनल मौजूद है, जिनका तारुफ, जिनका परिचय आप सबसे करा दूं। सबसे पहले मेरे एक्सट्रीम राइट साइड पर श्री राहुल सहाय जी बैठे हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप चेयरमैन हैं PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसके अलावा आप फॉर्मर चेयरमैन कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और सहाय ग्रुप ऑफ कंपनीज को आप लीड कर रहे हैं। इनके बिल्कुल ही साथ में बैठी हैं गीतिका कोहली आमला, जो एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं और एक लेखिका हैं, राइटर हैं। उसके अलावा आपने एक एक स्टार्टअप किया था थिंकस्टा के नाम से, और जिसको 2022 में एसोचैम की तरफ से बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर उसको मिला है। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर सर्वप्रथम मैम मोनिका जम्वाल जी बैठी हैं। खुद एक शिक्षाविद हैं, न केवल बच्चों को पढ़ाती हैं बल्कि युवाओं के साथ रहकर उनमें एक नई अनुभूति लाती हैं। कई NGOs से जुड़ी हुई हैं, जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता है। और इनके बिल्कुल ही साथ में बैठी हैं युवा पीढ़ी की रिप्रेजेंटेशन करती हुई शांभवी शर्मा, और 11वीं क्लास की आप छात्रा है KC स्कूल की। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। साथ शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, गणतंत्र दिवस वर्तमान समय में क्या हम मान के चलें कि जो कदरें हैं, जो वैल्यूज़ है गणतंत्र की, हमारे देश में, जम्मू कश्मीर में और भी गहरी होती जा रही हैं। सर, थैंक यू विवेक जी। पहले तो आप जो ये टॉपिक्स पे प्रोग्राम्स करते हैं बहुत ही सराहनीय है। और जैसे आपने कहा कि गणतंत्र दिवस की जो इसकी जो इम्पोर्टेंस है, जो 2019 के बाद J&K में कैसे, वैसे तो अगर हम देखें तो ये 4 जो इसके स्तंभ हैं जिस पे ये है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा इलेक्शन सिस्टम, मीडिया एंड कम्युनिकेशन, इंस्टीट्यूशंस एंड जुडिशरी, और सिटीजन्स पार्टिसिपेशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इंडिया के संदर्भ में बात करें, भारत के संदर्भ में बात करें, तो आप सब देख ही रहे हैं कि हमारी किस तरह से तारीफ़ें हो रही हैं पूरे वर्ल्ड में, और हम बहुत नायाब काम कर रहे हैं इसमें। और अगर हम J&K की बात करें, पोस्ट 2019 काफ़ी कुछ चेंज हुआ है, जिससे हम जो प्रॉपर गणतंत्र दिवस जिसको हम बोलें, उसको हम अब जो हमारा ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया का जो आइडिया है उसको हम और आगे लेके जा पा रहे हैं, जिसमें काफ़ी चीज़ें जो पहले नहीं हो पाती थी अब यहाँ हो रही हैं। जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन, और वो एक्सटेंड हो गया है वो एक्ट। GST यहाँ पर प्रॉपरली एक्सटेंड हो गया। फिर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एक्सटेंड हो गया। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यहाँ पर एक्सटेंड हो गया। NIA का एक्ट यहाँ पर एक्सटेंड हो गया। और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट यहाँ एक्सटेंड हो गया। रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो पहले नहीं था वो यहाँ हो गया। और सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट CAA भी यहाँ हो गया। तो इन सभी चीज़ों से मैं मान के चलता हूँ कि हमारा यहाँ और अच्छे से मजबूत हुआ है विलय और गणतंत्र। साहब, जिस तरह आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में परिवर्तन 5 अगस्त 2019 के बाद कहीं ना कहीं एक मूलभूत परिवर्तन जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है और पूर्ण विलय भारत में जम्मू कश्मीर का हुआ है। गीता जी, आपकी तरफ आना चाहूँगा। खुद एक आप एंटरप्रेन्योर हैं, लेखिका हैं, और जम्मू कश्मीर और पूरे भारतवर्ष की अगर बात करें तो खासकर हम गणतंत्र दिवस की महत्ता इसलिए मानते हैं क्योंकि संविधान लागू हुआ और संविधान ने बहुत कुछ हम सबको दिया। राइट ऑफ इक्वलिटी, राइट ऑफ फंडामेंटल राइट्स हमारे दिए हैं। किस नज़रिए से देखते हैं और उसकी महत्ता क्या समय के साथ और बढ़ती जा रही है?
जी, तो ये सबसे पहले मैं भी आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी इस कार्यक्रम के लिए और ये टॉपिक चूज़ करने के लिए। आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन का टॉपिक है हमारे यूथ के लिए आजकल। जब इंडिपेंडेंस इंडिया ने गेन किया और उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पिक्चर में आया, इट्स द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? तो उसकी स्वीकृति सभी लोगों ने इस चीज़ को दी। तो एक बहुत ही पैशन के साथ, बहुत ही डीप फीलिंग्स के साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो हम कहते हैं ना इसको सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, राइट? तो ये एक फीलिंग्स के साथ, बहुत ही पैशन, वो स्ट्रगल का रिजल्ट था ये कॉन्स्टिट्यूशन बना। और अगर हम ओवर टाइम इसका रिव्यू करें तो देखिए जैसे जैसे द डेकेड्स वर पासिंग, सो व्हाट वाज हैपनिंग वाज कि कॉन्स्टिट्यूशन इन प्लेस वाज देयर, राइट? लेकिन लोगों के अंदर जो भावना थी कहीं ना कहीं वो उन्हें लगता था कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो है बट एप्लीकेशन नहीं है उसका। तो बातें तो बहुत ज़्यादा थी लेकिन एक आम आदमी के लेवल पे वो अचीवमेंट नहीं हो पाया था कहीं पे। तो उसका रिफ्लेक्शन हमें सिनेमा में भी दिखता था। जैसे इन्होंने अभी जुडिशरी की इम्प्लीमेंटेशन की बात की कि आजकल जुडिशरी हैज़ बीन स्ट्रेंथन्ड अ लॉट, राइट? तो कितने सारे लॉज हैं, बट पहले लॉ का एनफोर्समेंट नहीं था। ये आई थिंक इट्स नो डाउट फॉर ऑल ऑफ अस टू कंक्लूड दैट फॉर अ नॉर्मल पर्सन टू हैव एक्सेस टू basic rights via the judicial system was extremely challenging. लेकिन मेरा भी ये strong opinion है कि आज के टाइम पे post 2019 या फिर honestly speaking post 2014 there is a dramatic shift in how citizens of India see their country and I think we have so many reasons to be overjoyed. अगर हम इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करें तो वो एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर, मैंने पर्सनली एज अ कॉमन वुमेन एंटरप्रेन्योर वो एक्सपीरियंस किया। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करें तो आई ऑल्सो राइट फॉर मीडिया एट टाइम्स एंड आई सी अ लॉट ऑफ यंग वॉइसेस गेटिंग द प्लेटफॉर्म टू स्पीक व्हाट दे वांट टू एंड आई थिंक वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हुआ है। और जुडिशरी में इन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे लॉज के एग्जाम्पल दिए हैं और JNK के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो दैट इज़ ऑल्सो देयर आर्टिकल 370, सो मैनी अदर थिंग्स दैट वर अनइमेजिनेबल इनिशियली हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। एंड एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि वी वर ऑलवेज वी क्लेम दैट वी आर अ डेमोक्रेसी बट for some reason some sort of communities have felt suppressed, right? और हम अपने रिलीजन को कहीं पूरी तरह से हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते थे और कहीं ना कहीं हमें एक इनसिक्योरिटी रहती थी कि अगर हम बहुत ज़्यादा वोकल हो जाएंगे अपने कल्चर के लिए, सो समहाउ दैट इज़ इट समहाउ बिकेम अ सिनोनिम फॉर बीइंग नॉट सेक्युलर, राइट? लेकिन आज के टाइम पे जब जैसे राम मंदिर का हुआ और सब लोग इस चीज़ से इतने ज़्यादा ओवरजॉयड हैं, इतने पॉजिटिवली उन्होंने इस चीज़ को रिसीव किया है, तो मुझे लगता है कि पोस्ट 2014 रादर आई थिंक it's more India is more synonymous to being a republic than it was before, क्योंकि ये हमारे अंदर हमारी कॉन्शियसनेस में अब हम फील कर सकते हैं इस चीज़ को। गीतिका जी, जैसे आपने कहा कि संविधान पहले था लेकिन उसकी जो धाराएं थी, फंडामेंटल जो थे पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं होते थे, लेकिन अब समय के साथ एक बदलाव हर क्षेत्र में सामने आया है। मोनिका जी, भारतवर्ष की सबसे बड़ी खूबी ये है कि एक डिफरेंट फ्लावर्स का एक गुलदस्ता है, विविधताओं का देश, और विविधताएं 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर झांकियों के माध्यम से सामने आई थी और किस प्रकार हमारे जो सशस्त्र बल थे, जो हमारे कैडेट्स थे, NSS NCC स्कूलों के बच्चे थे, आप भी उसका हिस्सा रही हैं। क्या कहेंगे, एक फीलिंग आती है क्या उस फीलिंग के बारे में? फीलिंग सर, सबसे पहले तो मैं ये बात बोलूँगी 1999 में मैं खुद पार्ट थी रिपब्लिक डे परेड न्यू दिल्ली में, तो उस टाइम जो जोश था मुझे लग रहा है वो कम होने ही नहीं दिया मैंने। स्टिल आई एम इनटू एजुकेशन डिपार्टमेंट और वो जोश धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। उस टाइम जिस दिन हमारी परेड थी आई वॉज डाउन विद 102 टेम्परेचर और हमें बोला गया था, कुछ एक्स्ट्राज में रखे होते हैं कि उनको हम लोग आपको रिप्लेस कर देते हैं। मैंने कहा नहीं चलूँगी तो मैं ही चलूँगी, बाकी वो जोश इतना ज़्यादा होता है। और सबसे पहली बात है कि अपनी स्टेट को तो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, सबसे बड़ी बात होती है कि आपने राजपथ चलना है। दैट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। और वो वाला दिन था और आज मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हर साल हमें मौका मिलता है 26 जनवरी और 15 अगस्त के प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना, जहाँ पे 15 अगस्त इतनी खूब गर्मी होती है, स्पेशली जम्मू जैसे एरिया में जहाँ पे चिपचिपाहट, गर्मी, टैनिंग खूब सारी हो जाती है। हम लोग कोई फिक्र नहीं होती, हमें होता है कि नहीं अपने स्कूल को जताना, उसमें पार्टिसिपेट करना है। इस साल भी मुझे लगता है जम्मू में इतनी ठंड पड़ रही थी जहाँ पे बच्चों को छुट्टियाँ दे दी थी और हमारे स्टूडेंट्स थे, 200 स्टूडेंट्स थे हमारे ही स्कूल के जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। इतनी ठंड में भी
हम लोग टीचर्स भी जा रहे थे स्कूल में और बच्चे भी जा रहे थे और पूरे जोश से हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। और इस बार यहाँ पे खूब रिस्ट्रिक्शंस भी थी कि हमने हुटिंग नहीं करनी है, लेकिन जैसे ही वो जहाज़ जब ऊपर आता है, वो फूल वगैरह ऊपर, बच्चों ने हुटिंग भी की और ज़ोर से हमने नारे भी लगाए, तो और बच्चों में हम भी थे। तो मैं कह रही हूँ कि वो जोश कभी भी कम नहीं होना चाहिए। ये 200 साल हम लोगों ने ब्रिटिशर्स के अंडर पपेट्स की तरह काटे हैं और ये बहुत ही खुश नसीबी की बात है कि आज हमारा अपना डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक, एंड वी आर देयर टू एंजॉय इट। तो मुझे लगता है यंगस्टर्स में ये जो जोश है वो आया भी है और आता रहना चाहिए। और मैं तो कोशिश करूँगी एज अ टीचर हमेशा जब तक हूँ ये जोश अपने में भी रखूँगी और बच्चों में भी लाऊंगी। मतलब ये लो जलती रहेगी हमारे दिलों में और जलती लो रहेगी। मजबूत रहेगी। बिल्कुल। शाम्भवी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा और आप यहाँ पर, क्योंकि हमारा एक युवा देश है, आबादी का बेशतर हिस्सा इसे वी कैन प्राउडली से अवर इज ए यंग नेशन, और युवाओं के माध्यम से आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे जो लोकतंत्र की जड़ें आपकी नज़र में क्या मजबूत हुई हैं और जिसके कारण एक ओवरऑल डेवलपमेंट देश की हो रही है। सबसे पहले तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहूँगी कि 26 जनवरी को जैसे हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्राफ्ट करा था 1950 में। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि इस दिन हमारा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने पूर्ण स्वराज डिक्लेयर भी किया था, जिससे इंडिया हमारा सोशलिस्ट रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया था। इंडिया हमारी मतलब वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और उसके साथ साथ ही हमारे पास पंचायती राज, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस लोकल लेवल्स पे हैं, जो लोकल लेवल्स पे लोकल लोगों की जो छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। अब उसके बाद हमारे पास इलेक्शन कमीशन है जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है ना, वो मतलब इलेक्शंस के लिए वो सब कुछ इलेक्शन से रिलेटेड वो डिक्लेयर इलेक्शंस को वही डिक्लेयर करती है, सब कुछ इलेक्शन से रिलेटेड वही करती है और उसके ऊपर कोई और बॉडी नहीं है जो उसके ऊपर कुछ फोर्स कर सकती है, तो उसके ऊपर किसी भी तरह का फोर्स नहीं होता है। तो हमारे पास और भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा जो डेमोक्रेसी है वो बढ़ रहा है। और जब हमारी डेमोक्रेसी बढ़ रही है उसके साथ साथ और भी बहुत इंस्टीट्यूशंस हैं जो उसके साथ साथ बढ़ रहे हैं। जैसे हम एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, ये सब कुछ बढ़ रहा है क्योंकि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो ओवरऑल ग्रोथ आई है उसमें। और पहले स्कीम्स जो गवर्नमेंट की होती थी वो लोगों तक नहीं पहुंचती थी और स्पेशली उन लोगों तक नहीं पहुंचती थी जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते थे। अब ऐसा नहीं है। अब जैसे आयुष्मान भारत स्कीम है जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हर किसी को प्रोवाइड करता है, वो अब हर किसी के पास है, हर कोई उसको यूज़ कर सकता है। फिर रूरल एरियाज़ में रूरल इकोनॉमी बढ़ी है, वो हमारी लोकल गवर्नमेंट की वजह से हुआ है। पंचायती राज जो हमारे रूरल एरियाज़ में फैला है और साथ में वो क्या कहते हैं उसको, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। युवाओं की आवाज़ आपने यहाँ पर लाई है और जिस तरह आपने कहा कि समय के साथ साथ एक तब्दीली, ट्रांसफॉर्मेशन भारत में देखने को मिली है और जो वॉइसेस हैं जो मैटर करती हैं उनको मौका मिल रहा है। राहुल जी, एक बार फिर आपकी तरफ आना चाहूँगा। अर्थव्यवस्था की बात की और सेल्फ गवर्नेंस का जिक्र यहाँ पर शाम्भवी ने किया और शायद लोकतंत्र की खूबी यही है कि यहाँ पर 3 टायर सिस्टम जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिला है। और बेशक अभी हाल ही में चाहे हम अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात करें, म्यूनसिपलिटी की बात करें, उनका टेन्योर ख़त्म हो गया, पंचायती जो इदारे थे उनका टेन्योर ख़त्म हो गया, लेकिन जिस तरह यहाँ पर ये 3 टायर सिस्टम देखने को मिला, क्या आप मानते हैं कि लोकतंत्र की जड़ें जम्मू कश्मीर में, क्योंकि एक तरफ एक दौर वो भी था जब पत्थरबाजी की घटनाएँ होती थी, इलेक्शन वॉज ए ड्रीम, वो अब उसमें बदलाव नजर आया? नहीं विवेक जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखें, ये तो बात हम बिल्कुल मानते हैं कि इलेक्शन सिस्टम में थोड़ी सी डिले हो पाई है, बट उसमें वी वुड टेक दिस एज के अब काफ़ी कुछ रीऑर्गेनाइज हुआ और टाइम लग रहा है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में कि कैसे इतने लॉज हमने यहाँ पर अब दोबारा इंक्लूड किए, उन सबको बीच में हमारे सिस्टम में ढालना और उससे डिपार्टमेंट्स को चलाना, तो वो एक नायाब चीज़ रही है। अब इसमें जो आप पूछ रहे हैं 3 टायर सिस्टम, मुझे ऐसा लगता है कि अदर प्लेटफॉर्म्स का रोल बहुत बढ़ गया है, लाइक
चैम्बर्स का रोल बहुत बढ़ गया है, अदर ऑर्गेनाइजेशंस का रोल बहुत बढ़ गया है। बिकॉज जैसे मैंने आपसे पहले ही बताया कि ये 3-4 चीज़ों पे आधार है हमारी डेमोक्रेसी का, हमारे रिपब्लिक ऑफ इंडिया का, जिसमें इलेक्शन सिस्टम है वो तो जैसे अब हुआ है तो हो ही जाएगा और थोड़ी देर में। मीडिया एंड कम्युनिकेशन में हम आपके सामने बैठे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, तो दिस इज़ अ लाइव एग्जाम्पल। दूसरा, इंस्टीट्यूशन और जुडिशरी में अच्छा काम हो रहा है, नए लॉज यहाँ आ गए हैं, और सिटीज़न पार्टिसिपेशन में मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं छोटी छोटी, वो अब एडमिनिस्ट्रेशन तक अप्रोच कर रही हैं, उनके साथ बैठ रही हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बता रही हैं, और चल रहा है संवाद, रुका नहीं है कहीं। बट हाँ, ये हम ज़रूर मानते हैं कि एक पॉपुलर गवर्नमेंट होने के बाद चीज़ें और अच्छे से प्रोजेक्ट की जा सकती हैं, वो है। पर 3 टायर सिस्टम मोर और लेस इज़ ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। मेरे कहने का ये था कि जम्मू कश्मीर में फर्स्ट टाइम 3 टाइम सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ 5 अगस्त के बाद, और जिस तरह डीडीसी और बीडीसी के चेयरमैन यहाँ पर सिलेक्ट हुए, पहली बार लोकतंत्र की जड़ें पूर्णतः मजबूत जम्मू कश्मीर में हुई है। वो आशय था मेरा। नहीं, वो तो बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिकॉज देखें, पंचायती लेवल पे इतनी एम्पावरमेंट हमने कभी नहीं देखी थी, और वो बड़े अच्छे से अब वो खुद अपना फैसला कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना एक जो ग्राम सेवक है उसके थ्रू एक पहुंचना लोगों तक, ये पहले कभी नहीं हुआ, और इस सिस्टम को हमने अभी इसी रजीम में देखा है। आप देखिए, जो घर थे जिनके कच्चे, उनको पैसा मिल रहा है, उन तक पहुंच रहे हैं लोग, वो बन रहा है। सो दिस इज़ रियली वर्किंग ऑन अ ग्रास रूट लेवल, और ये तो वाकई बहुत अच्छा हुआ। गीतिका जी, एक बदलाव लोकतंत्र में हमें देखने को मिला है। संवाद का यहाँ पर जिक्र राहुल जी ने कहा, और एक संवाद, सीधा संवाद, चाहे हम सीधी बात की बात करें, मन की बात के माध्यम से लोगों तक पहुँचने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री ने किया। और हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की अगर बात करें तो इट वॉज ए बोथ वे ट्रैफिक। कितना महत्वपूर्ण इस लोकतंत्र के दायरे में हेड ऑफ द स्टेट लोगों से डायरेक्ट संवाद करके फीडबैक भी ले रहा है? आई थिंक मल्टीपल पॉइंट्स आते हैं इस चीज़ में। एक तो जब प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली अपने सिटीजन्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो एक ट्रांसपेरेंसी के लिए वो एक ग्राउंड्स प्रिपेयर करता है, और ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि द लीडर ऑफ द कंट्री इज़ अकाउंटेबल फॉर व्हाट ही इज़ डूइंग। तो वो एक ग्रास रूट लेवल पे चेंज मैं इसे देखूंगी। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि जब इस तरह के इनिशिएटिव्स होते हैं, सो इसका इम्पैक्ट जो है वो सिटीजन्स के अंदर होना चाहिए। इट्स नॉट जस्ट कि एक सेटअप लगाए और एक माध्यम, उनके सिस्टम के माध्यम से उनकी आवाज़ तो पहुंच रही है, लेकिन हमारे अंदर जो इनिशिएटिव्स वो ले रहे हैं उसको लेकर कोई चेंजेस ना आए। तो जैसे सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो युवा पीढ़ी की तरफ हमेशा गौर करते हैं और उन्हें रीच आउट करने की कोशिश करते हैं। तो एक बहुत प्यारा प्रोग्राम है जिसमें वो बच्चे जब एग्ज़ाम्स देते हैं तो उन्हें स्ट्रेस फ्री होने के लिए भी परीक्षा पे चर्चा उस पर भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को इंटरनलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ यंग लीडर, और यू कैन से एज अ थॉट लीडर और अ राइटर और अ टीचर, व्हाट आई स्ट्रांगली फील इज़ कि जो गणतंत्र की हम बात कर रहे हैं तो हम ही तो गण है ना। तो अगर कोई सिस्टम हमें दे रहा है, हम उसको एम्पावरिंग खुद बना सकते हैं। देखिए, प्रॉब्लम्स तो कभी लाइफ में ख़त्म नहीं होंगी, तो देश हम लोगों से ही बनता है, और अगर हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम अपने व्यू पॉइंट्स को आगे रख पाएँ, तो इतनी बड़ी प्रिविलेज मिलने के बाद हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम डीपली सोचें, ब्रेनस्टॉर्म करें। वी बिकम इंटेलेक्चुअल, वी बिकम स्पिरिचुअल पीपल हु रियली वांट टू foster development in our country and foster honesty and transparency। एक चीज़ मैंने नोटिस की कि बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे करप्शन है, तो सिस्टमिक इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कॉन्वर्सेशन की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, लीगल सिस्टम स्ट्रेंथन हो रहा है, जातिवाद से भी हम लड़ रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं। बट समवेयर ऑन एन इंडिविजुअल लेवल कॉन्वर्सेशन जो है वो कहीं ना कहीं करप्शन पे वो नहीं हो पाती है, और उन चीज़ों के बारे में somehow people are you can say overwhelmed by fear। तो वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे भी इस चीज़ को चैनल या चैलेंज नहीं करते हैं। तो जब ये प्लेटफॉर्म दिया हुआ है जिस पे हम कुछ चीज़ों को टारगेट करें, एंड इट रिक्वायर्स अस टू बी करेजियस, राइट, तो हम नहीं बोलेंगे तो फिर वो प्लेटफॉर्म ही हैंडीकैप हो जाएगा। सो लाइक शाम्भवी इज़ हियर एंड आई एम सो अप्रिशिएटेड दैट यंग गर्ल इज़ हियर, और वो कोशिश कर रही है कि जो उनका थॉट प्रोसेस है वो शेयर करें। इफ़ शी चूजेस टू बी करेजियस, राइट, इसके क्लासमेट्स, इसके आसपास के जितने बच्चे होंगे वो भी रियलाइज़ करेंगे कि ये प्लेटफॉर्म का मतलब ये नहीं है कि दैट वी गेन
visibility as an individual. This is an instrument for change, right? So you say something which is powerful today, a lot of youngsters are going to feel motivated और वो उस चीज़ को internalize करेंगे और उसी से हम अपनी consciousness को हिट कर सकते हैं एज अ कलेक्टिव सोसाइटी, राइट? तो अगर इंटरनली हमारे अंदर ये भावना होगी कि करप्शन नहीं करना है, चीटिंग नहीं करनी है, तो ही हमारा देश आगे बढ़ सकता है। सिस्टमिक जितना हम इम्प्रूवमेंट करेंगे वो उसकी रिलायबिलिटी हमारे कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करती है, हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारे एथिक्स पे डिपेंड करती है। भ्रष्टाचार की आपने बात की और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमेशा से ही भारतवर्ष में जी, भ्रष्टाचार जी। एक बहुत बड़ी चुनौती रहा है। शांभवी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा और ऐसे में युवाओं की बात गीतिका जी ने कही है और ऐसे में किस प्रकार जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उसमें युवा अपने आप को देखते हैं और खासकर इस चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं। एक्चुअली द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री इज़ द यूथ, ठीक है? तो जब उनके पास इनफ फ्रीडम होगी, उनके पास एक प्लेटफॉर्म होगा जिसमें वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा मतलब सक्सेसफुल बन सकती है, क्योंकि आगे देश को हमारी यूथ ही चलाएगी, आगे गवर्नमेंट भी यूथ ही चलाएगी हमारी। अब हमारे जो राइजिंग बर्ड्स हैं, जैसे हम सारे हैं, हम जो मतलब हम देखते भी हैं, बहुत से बच्चों को देखते हैं जो मतलब रूरल एरियाज़ में देखते हैं कि वहाँ पे सोशल नॉर्म्स की वजह से वुमेन को भी नहीं इतना वो इनकरेजमेंट मिलती है, लड़कियों को इतना पढ़ाया नहीं जाता है। पर गवर्नमेंट की खैर काफ़ी स्कीम्स हैं, जैसे बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, और वो लागू भी हो रही हैं। तो ये ख़त्म हो रही हैं धीरे धीरे, ये जो सोशल नॉर्म्स हैं ये धीरे धीरे ख़त्म भी हो रही हैं। मेरे को सबसे ज़्यादा लगता है कि एजुकेशन सबसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे यूथ के लिए। बिना एजुकेशन के मतलब एक यूथ का जो कैरेक्टर है, हमारी जो एक बच्चा है या फिर जो कोई इंसान है, उसका जो कैरेक्टर है वो डेवलप नहीं हो सकता है कभी, उसका मोरल नहीं बन सकता है, उसको मतलब जो हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी राइट्स हैं उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होगी, हमारी कंट्री के बारे में कोई नॉलेज नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन सबसे एक इम्पॉर्टेंट महत्व प्ले करता है हमारे यूथ के लिए। उसके अलावा यूथ जो है, यूथ की ही जो मतलब यूथ इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जो आगे देश की भागदौड़ है वो यूथ ही चलाएगी। साथ में एजुकेशन एक उनके लिए एक ऐसा वेपन है उसमें वो वेल इक्विप्ड होने चाहिए ताकि वो हमारे देश को आगे चला सके। उसके अलावा जो बहुत बड़े बड़े नाम है जैसे महात्मा गांधी, नेहरू जी, फिर सुभाष चंद्र बोस, ये अपने टाइम के यूथ थे जिन्होंने आज जिनकी वजह से हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि यूथ तो इम्पोर्टेंट, मतलब यूथ की इम्पोर्टेंस में कोई दो राय नहीं है। मोनिका जी, युवाओं की आगे भागीदारी रही है और जो हमारी संविधान की जो कदरें रही हैं, फंडामेंटल राइट्स रही हैं, फंडामेंटल वैल्यूज़ रही हैं, किस नज़रिए से देखती हैं कि इनको आगे, क्योंकि जिस तरह शामिल ने एक हल्का सा प्रश्न उठाया है कि जो स्कीम्स हैं, जो चीज़ें हैं, युवाओं तक ट्रिकल डाउन नहीं करती हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और आजकल एवरीथिंग इज़ सही है गलत ऑन अ क्लिक ऑफ बटन। तो किस प्रकार सही इन्फॉर्मेशन भारत की जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास करना है, क्योंकि अभी 22 जनवरी की अगर बात करें तो पूरा देश एक सूत्र में बनता हुआ नज़र आया है, चाहे हम उसको सोशल मीडिया के माध्यम से बात करें या फिर एक जन चेतना की अगर बात करें, तो किस प्रकार इस तरह की वैल्यूज़ ग्रास रूट लेवल तक लाने की ज़रूरत है? बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि जैसे शांभवी ने बड़ी अच्छी बात की है कि हम लोग यूथ ही आगे जाके अपने देश को चलाएंगे और चलाते भी आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि राइट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, और हमारा जो संविधान है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात करता है, तो जब तक हमारे बच्चों को लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का सही मायने से मतलब ही नहीं पता चलेगा तो हम इनको क्या पास ऑन करेंगे। तो आई थिंक अगर हमने बीइंग एन एजुकेशनिस्ट ही मैं बात करूँगी कि जब मैंने अपने बच्चों को ये चीज़ सिखानी है तो मैंने उनको कास्ट, रिलीजन, इन सब चीज़ों से परे उनको मैंने बीइंग एन इंडियन मैंने उनको वो बात सिखानी है। क्योंकि हम लोग धर्म की जब बात करेंगे या कोई एक पॉलिटिकल पार्टी धर्म को आगे रख के अपने आप को बढ़ाएगी तो मुझे नहीं लगता है फिर यंगस्टर्स सही सोच ला सकेंगे अपनी, क्योंकि हम लोगों ने एज इंडिविजुअल आगे नहीं जाना है, एज अ टीम, इंटीग्रेटेड नेशनल टीम हमने आगे बढ़ना है। और देश तभी बढ़ सकता है जबकि उसके युवाओं में वो वैल्यूज़ हों, एक धर्म के प्रति नहीं, एक जाति के प्रति नहीं, बल्कि अपने देश के प्रति, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और मैं वो चीज़ अपने बच्चों में, चाहे वो मेरे अपने बच्चे हों या मेरे स्टूडेंट्स हों, मैं SST पढ़ाती हूँ और उनको हमेशा ये चीज़ आगे रखती हूँ कि बेटा धर्म को छोड़ के जब हम बढ़ेंगे ना तभी हम बढ़ सकते हैं।
तभी असली मायनों में growth तभी होगी। असली मायने में हम लोग रिपब्लिकन कंट्री होंगे, क्योंकि डेमोक्रेटिक होना बहुत आसान है, राइट? डेमोक्रेसी मीन रूल ऑफ द पीपल. व्हेन वी टॉक ऑफ रिपब्लिक, इट्स रूल ऑफ द लॉ, एंड लॉ इज़ नेवर बाइस्ड, लॉ इज़ जस्ट. और तब कोई उसके सामने मेल फीमेल, ये रिलीजन, कास्ट कुछ नहीं है. तभी सही मायनों में हम आगे बढ़ेंगे. और मैं यही वैल्यूज़, इतने 23 ईयर्स हो गए मुझे इस प्रोफेशन में, और मैं वही वैल्यूज़ ला रही हूँ. और मुझे लगता है हर एक टीचर वही वैल्यूज़ चाहेगा अपने बच्चे को आगे बढ़ाने में, तब जाके भारत का तभी समुचित भारत विकास होगा। जो है विकास कर पाएगा. राहुल जी, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा. इस वक्त इंडिया इज रूल्ड, क्योंकि वी आर द सिटीजन ऑफ द कंट्री, एंड भारत की अगर बात करें, अब इंडिया नहीं, अब भारत की हम बात करेंगे, और भारत अगर वैश्विक मंच की पर पहुंचा है तो कहीं ना कहीं हर नागरिक का इसमें योगदान रहा है. चाहे हम एक किसान की बात करें, एक इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें, एक एंटरप्रेन्योर की बात करें, शिक्षाविद की बात करें या युवाओं की बात करें, तो सभी का एक समुचित एक योगदान रहा है भारत के इस विकास को. तो इस विकास की गाथा को किस प्रकार मैनीफोल्ड इंक्रीज करने की आवश्यकता है? विवेक जी, विकास की गाथा को मैनीफोल्ड इंक्रीज तो जिस स्पीड से किया जा रहा है वो बहुत अच्छी है, बिकॉज जो हम 5 ट्रिलियन इकॉनमी की बात कर रहे हैं, वी विल अचीव इट वेरी सून. जो विकास की गाथा है वो आप देखें कि प्रधानमंत्री जो जैसे उनका चाल चलन है, जैसे उनकी स्कीम्स हैं, जैसे पीएमओ उस स्कीम्स को, जैसे श्याम भवी ने कहा कि वो स्कीम्स जो हैं वो आ रही हैं आगे, तो उससे ही एक अच्छे से होगा. आप देखिए हर तरफ से इंक्लूसिव टाइप ऑफ डेवलपमेंट सामने आ रही है. कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे सामने बन रहा है. रोड्स देखिए आप, यहाँ और चीज़ें देखिए, सोलर में हम कितना अच्छा कर रहे हैं. ये सारी जब चीज़ें इकट्ठी होती हैं तो इसी से हमारी विकास की गाथा जो है वो आगे जाती है. और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी यही जो सेट ऑफ गवर्नमेंट है ये ज़रूर आगे आएगी, और जिस स्पीड से हम चल रहे हैं वो स्पीड से हम बहुत आगे जा पाएंगे. तो ये एक मुझे लगता है कि हम वी आर ऑन अ राइट पाथ एंड डूइंग वेल इन दिस. एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, चाहे हम एजुटेक स्टार्टअप की बात करें या फिर युवाओं की अगर बात करें, तो एक स्टार्टअप कल्चर, एक इकोसिस्टम पूरे भारतवर्ष में भी स्टार्ट हुआ है. खासकर लोकतंत्र के अगर हम दर्पण में हम उसको देखना चाहें तो किस दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं? देखिए स्टार्टअप में जैसे श्याम भवी ने कहा कि स्कीम्स, शायद आपने यही कहा कि स्कीम्स नहीं मतलब लोगों तक, बच्चों तक, खासकर रूरल एरियाज में नहीं पहुंच पाती. मैं इसमें विवेक जी एक बात कहूँगा कि आई मीन स्कीम्स बहुत हैं, अखबारों में भी आती हैं, हर जगह पब्लिश होती हैं. अब कुछ हमारा भी रोल है कि हम उसको पढ़ें और वो नीचे देखें कि किस ईमेल आईडी पे, किस वेबसाइट पे जाके हमें क्लिक करना है एंड हाउ टू वेल इट. मैं आरबीआई की एम्पावर्ड कमेटी का मेंबर भी हूँ और मैं वहाँ ये सारी बातें सुनता हूँ. इतनी स्कीम्स हैं स्टार्टअप्स के लिए जिसमें कोलैटरल फ्री आप 10 लाख 20 लाख लोन ले सकते हैं. 2 करोड़ तक सीजीटी एमएससी में आप एंटरप्रेन्योर को लोन दे सकते हैं, पर कोई पहुँचता ही नहीं है. तो आप जब आप खुद अवेयर नहीं होंगे, खुद इनिशिएट नहीं करेंगे पहुंचने का, तो कैसे आप ये कह सकते हैं कि इकोसिस्टम ठीक नहीं है? स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत बेहतरीन हो रहा है और हमारी स्टार्टअप पॉलिसी, नई स्टार्टअप पॉलिसी J&K की बड़ी जल्दी आने वाली है. तो ये मेरा एक ये मैसेज भी है कि युवाओं को या एंटरप्रेन्योर्स को सिर्फ एड्स को एज अ पिक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है. उस पर जो लिखा है उसको थोड़ा सा उस पर जाके वेबसाइट्स को देखने की ज़रूरत है, वहाँ मेल करने की ज़रूरत है कि आप क्या क्या स्कीम्स हैं, और वो रिस्पॉन्ड करते हैं. और मतलब फिर हम एक एम्प्लॉयमेंट सीकर से एक एम्प्लॉयमेंट जनरेटर बन सकते हैं हमारे युवा. और मुझे याद है कि सितंबर 2023 में माननीय एलजी महोदय साहब ने जम्मू कश्मीर स्टार्टअप लाने की भी घोषणा की थी. शाम में मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा. इस पूरे लोकतंत्र के दायरे की अगर बात करें तो चुनौतियाँ आपको कहाँ नज़र आती हैं, बॉटलनेक्स कहाँ नज़र आती हैं जिनको पार पा के आगे बढ़ने की आवश्यकता है? सबसे बड़ी चुनौती तो मेरे अकॉर्डिंगली डाइवर्सिटी हमारी एक है कि हमारा मतलब इतनी डाइवर्सिटी है कि इतने अलग अलग लोग हैं, इतने अलग अलग रिलीजन्स हैं, इवन हमारी जोग्राफी में इतनी डाइवर्सिटी है. तो डाइवर्स होना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और पहले चैलेंज था भी कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स के लिए. उन्होंने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें ये सारे के सारे डाइवर्स ग्रुप्स एक
वो एक में इमर्ज हो गए, चाहे वो डिफरेंट थे फिर भी। उसके अलावा पॉपुलेशन हमारी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे मतलब इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, और पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है और गरीबी भी ज़्यादा है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। अब मैं वापस अपना वो एजुकेशन वाला पॉइंट लेके कहती हूँ कि एजुकेशन तो एक मस्ट है, मतलब वही एक ज़रिया है जिससे लोग सेल्फ एम्प्लॉय हो सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट बंद कर सकते हैं और गरीबी हमारी मिट सकती है। तो ये मेरे अकॉर्डिंगली मुझे। गीतिका जी, एक बार फिर आपकी तरफ आऊँगा और चुनौतियों की अगर जिक्र करें, क्योंकि तरक्की हम कर रहे हैं, कंट्री एज ए होल आगे बढ़ रही है, वैश्विक स्तर पर भारत का इस वक्त नाम है, लेकिन चुनौतियाँ भी हम सबके सामने, बॉटलनेक्स भी हमारे सामने। आपकी नज़र में कौन से बॉटलनेक्स हैं जिनको एड्रेस करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है? देखिए, वही बात है कि अपॉर्चुनिटीज़ चैलेंजेस के अंदर ही होती है, तो इन्होंने बहुत सारी बॉटलनेक्स का जिक्र किया। जैसे मेरी जो मान्यता है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, या जिसको मैं रूट कॉज आइडेंटिफाई करूँगी, वो करप्शन ही है। तो मुझे लगता है कि आजकल के टाइम पे एक स्पिरिचुअल बैंकरप्सी है, और एक अगर नेशनली हम बात करें तो जो थॉट लीडर्स हैं, कहीं ना कहीं ये एक्सप्लिसिट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पता चलता है कि वो स्पिरिचुअल डायरेक्शन देने का काम कर रहे हैं। तो जो यूथ है हमारा, अगर दे आर स्पिरिचुअली चार्ज, एंड रिलीजन की बात नहीं है, बट स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही एक इंसान को करेजियस बनाता है। और जब भी चैलेंजेस आते हैं, यू नीड टू बी ट्रूथफुल, ट्रांसपेरेंट, राइट। तो अगर वो जज्बा आपके अंदर होगा तो चैलेंजेस, जैसे इन्होंने कहा गरीबी है बहुत ज़्यादा, राइट, तो उस गरीबी को एज एन एंटरप्रेन्योर, राइट, आई विल बी अ सोशल एंटरप्रेन्योर, राइट। मैं ऐसा बिजनेस करूँगी नहीं ना जिसमें मैं अल्कोहल या सिर्फ मनी ओरिएंटेड बिजनेस नहीं करूँगी, राइट। या फिर अगर मैं गरीबी की बात करी तो मैं ऐसा कुछ करूँगी कि जिसमें मैं चाहूँगी कि ये इराडिकेट हो सके, या इस ग्रुप को भी हम पार्टिसिपेट करवा सकें। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इंफॉर्मेशन लिटरेसी इज़ अ मेजर चैलेंज। आई थिंक ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि होता क्या है कि जब हम सोशल मीडिया से ही एडुकेट होते हैं, सिर्फ हम किताबें नहीं पढ़ते हैं, हम ट्रैवल नहीं करते, हम इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस नहीं करते हैं, देयर इज़ नो स्टिमुलेशन इन आवर लाइफ लाइक दैट, तो ये डेंजरस होता है। क्योंकि सोशल मीडिया हमेशा जो होता है मनी से ही बैक्ड अप होता है और एजेंडा बेस्ड ही होता है, और अगर जो एजेंडा बेस्ड नहीं होता है तो दैट इज़ जस्ट अ माइक्रो वेरी स्मॉल परसेंटेज, राइट। तो लोग इसको समझ ही नहीं पाते हैं, किस तरह का कलर आपने पहना है, कौन से आप वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, फ्रॉम माइन्यूट थिंग्स लाइक दैट टू मेजर थिंग्स, तो उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह से हमारी आप सोसाइटी को आज देख लीजिए, इतनी ज़्यादा पोलराइज हो गई है, और बिकॉज ऑफ दिस पोलराइजेशन जितनी भी नेगेटिविटी हो रही है, जो डिसीजन मेकिंग पे इम्पैक्ट हो रहा है, या जो कोई बहुत सारी चीज़ें, जैसे डेंजरस थिंग्स आर हैपनिंग, राइट, पीपल वो लिंचिंग होती है, और बहुत सारी चीज़ें, रिलीजन को गलत कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता है, अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं, राइट। सो इतना ज़्यादा इकोनॉमिक रिसोर्सेज, टाइम, एनर्जी उन चीज़ों में ही चला जाता है, तो इट्स अ मेजर लॉस फॉर आवर कंट्री। तो अगर हम इंफॉर्मेशन लिटरेट हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि लोग एक इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, विजनरी वे में बात करेंगे, ना कि वो एक दूसरे को बिलिटलिंग ईच अदर एंड हेट क्राइम्स करेंगे, और इस तरह पे हमारा जो है फोकस नहीं रहेगा। तो दिस इज़ अ ह्यूज चैलेंज। एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी क्रिएट करनी है, और एक स्पिरिचुअल नॉलेज का बेसिस हमें बनाना ही है। आप देखिए, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स का आजकल जिक्र हो रहा है, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल वर्क दैट इज़ हैपनिंग। प्री लेवल पे भी आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ करिकुलम कमिटीज, तो मैं देखती हूँ प्री नर्सरी लेवल पे भी हो रहा है, एंड पीपल आर गिवन अ लॉट ऑफ रिवॉर्ड्स फॉर डूइंग PhD or doing research in Indian knowledge systems, so which does not mean that it is religion centric. It's a very empowering thing, क्योंकि उसका बेसिक आइडिया यही है कि दैट जो हमारी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है उसको हम कैपिटलाइज करें, वो स्ट्रेंथन करें हमारे कैरेक्टर को, एंड देन व्हेन इंडिविजुअली एवरी सिटीजन्स कैरेक्टर इज़ वेरी साउंड, इंडिया विल मूव फॉरवर्ड वॉट एवर द सिस्टम इज़। इन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी बोली कि अब हम इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा GDP इंक्रीज होगा, एंड सो मेनी ट्रिलियंस और वट एवर। See, we have to be very realistic. I read economics, right? So I'm an economics student, so I understand that a dramatic shift cannot happen overnight. ठीक है, और हमारा जो economic regression का reason है वो क्या है, आपको पता है? वो reason basically corruption है।
तो अगर इतना सारा करप्शन नहीं होता, यू आर अ टीचर, यू नो राइट, इफ टीचर्स आर नॉट टीचिंग राइट, इफ द बिजनेसेस आर ओनली प्रॉफिट सेंट्रिक, सो ये सारी चीज़ें नहीं होती तो हम इतना इकोनॉमिकली रिग्रेस ही नहीं करते। तो अल्टीमेटली ये जो 2-3 चीज़ें हैं, करप्शन, स्पिरिचुअल एजुकेशन, being intellectual, being information literate are the things that are going to help. So this is Rahul ji, your quick remarks on that. Yeah. देखिए, जो गीतिका जी ने कहा, मैं एक करप्शन पे बोलना चाहूँगा। देखिए, इसमें बहुत काम हो रहा है। जी। बहुत काम किस सेंस में हो रहा है? जैसे करप्शन में हमारे जितने डिपार्टमेंट्स हैं ऑनलाइन हो चुके हैं। अब हम लोग ऐसे हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन देने के बाद भी अपनी फिजिकल फाइल लेके पहुंच जाते हैं ऑफिस में, और वो ज़रूरी नहीं है। अगर आपने ऑनलाइन किसी फाइल को अपलोड किया, यू वेट, लेट इट हैपन, बट वी हैव ओल्ड हैबिट्स, वी टेक आवर फाइल एंड हम वहाँ चले जाते हैं। हमने एज अ चैम्बर, मैं आपको बताऊंगा विवेक जी, इस पे बड़ा काम किया कि आप एक ओवरऑल टाइमलाइन सेट कीजिए कि आप किसी ने ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर लगाई है तो वो कितनी देर में येस और नो होगी। सो करप्शन वुड बी टेकन केयर। अब करप्शन वैसे रहने वाली है नहीं, बट कुछ समय की बात है जिस तरह से ऑनलाइन हो रहा है सिस्टम। और सिटीजन्स को, जैसे गीतिका जी ने कहा, इन्फॉर्मेटिव होना बड़ा ज़रूरी है। इनको इन्फॉर्मेशन होनी कि अगर हमें ऑनलाइन करना है तो हमें सब्र करना है, ये टाइमलाइन है। सो दिस इज़ माई टेक ऑन करप्शन। मोनिका जी, पोलराइजेशन का यहाँ पर जिक्र किया और इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत बड़ी चुनौती धर्म जाति के नाम पर हमेशा भड़काने का प्रयास है, वोट बैंक की राजनीति एक बहुत बड़ी चुनौती भारतवर्ष में लगी है। क्या उससे पार पड़ने की ज़रूरत है, और आपकी नज़र में चुनौतियाँ या बॉटलनेक्स कहाँ पर हैं? अगर हम इन सब की बातें करें तो ये धर्म जाति ये आज के मुद्दे नहीं हैं। जब से भारत देश बना तब से जातियाँ भी थी, धर्म भी थे, सब कुछ था। और हमारे देश की खासियत ही यही है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग so many diversities, whether it's a geographical diversity or whether it's the religion diversity or the caste, we are one. अनेकता में एकता, अनेकता में एकता रहेगी ही रहेगी, ये कोई तोड़ने वाली चीज़ ना है ना टूटेगी। एक घर में हम लोग अलग अलग सोच के लोग रहते हैं, तो वहाँ पे भी जहाँ पे 4 बर्तन होते हैं खड़कते ही खड़कते हैं। तो हम अगर अपने देश में हैं, अगर ये छोटे छोटे मुद्दे होते भी हैं तो मुझे लगता है इसमें इतनी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आज आके आई थिंक वी आर ऑल सेंसिबल कि हाँ, अगर थोड़ी देर के लिए हमें लगता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, राइज़ करते हैं अपनी वॉइस और थोड़ी देर के बाद शांत भी हो जाते हैं, है कि नहीं? तो अगर अभी ये बात होती तो भारत के कितने टुकड़े हो चुके होते? क्या भारत के टुकड़े हुए? ना हुए, ना होने देंगे। और यही सोच अगर हर एक व्यक्ति की रहेगी ना सर, तो रिलीजन, कास्ट एंड दे विल ऑलवेज बी पार्ट ऑफ इंडिया एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। I am proud my country has so many religion, my country has so many caste, so many diversity. I am proud of it. No other country has. But the thing is we are still united and will stay united. That should be the thinking of the younger generation, and that should be the message which I would like to give to every youngster. Why only youngster? I think people of any age should have this thinking only. ना तोड़ेंगे ना टूटेंगे, एक हैं एक ही रहेंगे. That's the genesis of our country. That's the moral of the story. यानी कि जो अनेकता में एकता, अनेकता में एकता की है, विशेषता ये रही है, और ये हमारी मानसिकता में भी आनी चाहिए। आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि कई ताकतें उसको तोड़ने का प्रयास करती हैं, लेकिन उन चुनौतियों को we'll overpower them. राहुल जी, क्लोजिंग से बात, यहाँ से आगे इन चुनौतियों को पार करके किस भविष्य की तरफ बढ़ेंगे? बिल्कुल ब्रीफली आप अनेकता में एकता की बात। बिल्कुल। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अनेकता में एकता तो रहेगी, और जैसे मोनिका जी ने कहा बड़े अच्छे तरीके से, हमारी ग्रूमिंग ऐसी है, हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी है, और हम जितना भी पोलराइज या हम कहें होने की कोशिश करें, हमने इकट्ठे रहना है, इकट्ठे चलना है। और वो बात अलग है कि कोई संख्या में ज़्यादा है, कोई सुप्रीम है, कोई कुछ है, वो चलता रहेगा, साथ साथ सोसाइटी डिसाइड करती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि हम इन सभी चीज़ों के बावजूद बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छे से आगे जा रहे हैं। जो एक दृढ़ संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है, जिससे वो चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। और आप देखें राम मंदिर कितने टाइमली इनॉग्रेट हुआ, ऐसे कितने प्रोजेक्ट्स जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं वो टाइमली कंप्लीट हो रहे हैं। तो जो एक दृढ़ उनका संकल्प है कि चीज़ों को इस टाइम पे करना है, वो एक अच्छे से हो रहा है। और हम बहुत
स्पीड से आगे जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतवर्ष में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत तो हो चुकी हैं, लेकिन 26 जनवरी या 15 अगस्त, खासकर हम 26 जनवरी की अगर बात करें, गणतंत्र लोगों का त्यौहार, वी द पीपल, एक उत्सव पूरे भारतवर्ष में मनाया गया और ये उत्सव की शुरुआत 22 जनवरी से पहले शुरू हो गई थी। और ये खाली दिन उल्लास का नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं हमें अपने भीतर भी झांकना है कि हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं, और ख़ासकर जो हमारे देश की कदरें रही हैं, राइट टू इक्वलिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, और उसके साथ साथ किस प्रकार अपने हमसाये को अपना साथी बनाकर हम आगे बढ़ पाएंगे, तब जाकर हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, हमारा राज्य और हमारा राष्ट्र तरक्की कर पाएगा, और तब हम गर्व से कर सकेंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं। राहुल साय जी, गीतिका कोहली जी, मोनिका जी और शांभवी, आप इस विषय पर चर्चा के लिए अपना कीमती समय हम सबको दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी बात में आज बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए hi 9728253663 पर।